Hi students, in last lecture we studied about the structure of polyhalide ions, evidence of cationic iodine and we started the group 18 element. So first we do the creation of that topics. तो हमने पढ़ा था फर्स्ट कि जो स्ट्रक्चर है पॉलीहेलाइड का उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव आयन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ I5 नेगेटिव आयन. इनको हमने डिटेल में डिस्कस करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ कैटाइनिक आयोडीन के बारे में कि जो आयोडीन है वो कैटाइनिक फॉर्म में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है, आयोडीन मोनोक्लोराइड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में होता है. कहता है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इसकी, उस दौरान जो आयोडीन है वो कैथोड के ऊपर लिबरेट होता है, जबकि जो आयोडीन एंड क्लोरीन है वो एनोड के ऊपर लिबरेट होते हैं. कहते हैं यहाँ पे जो आयोडीन की लिबरेशन है कैथोड के ऊपर वो हमें क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैटाइनिक आयोडाइन की फॉर्म में वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सूडो हैलोजन्स के सूडो हैलोजन्स कौन से होते हैं. कहते हैं सूडो हैलोजन हम उन यूनी नेगेटिव आयन को बोलते हैं जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मिलकर बने होते हैं एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके जैसी होती हैं, हैलोजन के जैसी होती है, जिसके कारण हम उनको क्या बोल देते हैं, सूडो हैलोजन्स बोल देते हैं. नेक्स्ट हमने स्टार्ट करा था ग्रुप 18 एलिमेंट कि जो ग्रुप 18 है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं. दैट इज़ हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन. ये सभी ग्रुप 18 के अंदर आते हैं एंड इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं. ऐसे हमने पढ़ा था अबाउट द अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस के जो नोबल गैसेस है वो कैसे अकर करती हैं. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था अबाउट द आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड देयर यूजेस कि जो नोबल गैसेस है उसको हम हवा से कैसे आइसोलेट कर लेते हैं एंड उनकी क्या यूजेस होती है. नेक्स्ट हमने स्टार्ट करा था अबाउट दी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट है वो कैसी जर्नल करैक्टरिस्टिक को शो करता है, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि जो सभी नोबल गैसेस होती हैं अकेले हीलियम को छोड़ के उनकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, NS2 NP6 होती है. जबकि कहता है अकेला हीलियम है वो क्या होता है, उसका डुप्लेट होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 होती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था. नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज अटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट. आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट है वो कैसी अटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द एग्जिस्टेंस. कहते हैं जो सभी नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑल्सो उनका कोई ऑर्डर भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती. कहते हैं जो मोनो एटॉमिक स्टेट है इन गैसेज की वो किस वजह से होती है, बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है. दैट इज NS2 NP6. उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जिसके कारण ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. एज रिजल्ट कहता है वो कैपेबल नहीं होते कि वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाए, इवन कहता है अपने आप के साथ भी वो कंबाइन है वो नहीं होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अटोमिक रेडियाई. कहते हैं नोबल गैसेस के केस में अटोमिक रेडियाई को हम क्या बोलते हैं, वन डेर वाल्स रेडियाई बोलते हैं. कहते हैं जब हम डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं उस दौरान जो वन डेर वाल्स रेडियाई है वो इंक्रीज होता रहेगा. वो किस वजह से इंक्रीज होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने से एक एक इनर्जी शेल है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, जिसके कारण उसका जो वन डेर वाल्स रेडियस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट देयर आयनाइजेशन इंथैल्पी कि नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है आउटरमोस्ट शेल में से. कहते हैं जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है नोबल गैसेस की उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है. वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहते हैं जो नोबल गैसेस है उनकी क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. जबकि कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है. वो किस वजह से डिक्रीज होती है, बिकॉज कहते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान क्या होता है, अटोमिक नंबर इंक्रीज होगा. जब हम हीलियम टू रेडॉन मूव करेंगे उस दौरान क्या था, एक एक एनर्जी शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है. जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे न्यूक्लियस के चार्ज आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी, जिसके कारण आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वो स्टेबल होकर कितनी एनर्जी को रिलीज़ करता है. कहते हैं इनकी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन होने के कारण जो नोबल गैस एटम्स होते हैं उसमें टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसके कारण कहता है इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो आती है या फिर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इनकी शो होती है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कहते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है नोबल गैसेस के केस में कैसे वेरी करता है. कहते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है
नोबल गैसेस का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है एज़ कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंस। कहता है जो बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कंपेरेबल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास होता है नोबल गैसेस के साथ, उनके कंपैरेटिवली कहता है जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, लो आता है। वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि नोबल गैसेस के बीच में क्या होती हैं, सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। वीक फोर्सेस होने के कारण उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। कहता है बट ये जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप एटम का साइज है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। दैट मीन्स उनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है जब हम हीलियम से रेडॉन की तरफ को मूव करते हैं। कहते हैं जो हीलियम है, हीलियम का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 4.2 केल्विन किसी भी नॉन सब्सटेंस के कंपैरेटिवली। कहते हैं इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज़ होने की, फैलने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण मोस्ट कॉमनली हम इसको लैब में यूज़ करते हैं मटेरियल सच एज रबड़, ग्लास, प्लास्टिक के अंदर इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन कि जो नोबल गैसेज है वो आसानी से लिक्विफाई होती हैं या नहीं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं जो नोबल गैसेज है वो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं। कहते हैं ये किस वजह से होता है, बिकॉज उसमें सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण कहता है जो उनके एटम है आपस में जुड़े हुए होते हैं। कहता है यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो लो वैल्यू होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन की इन गैसेज की, बिकॉज कहता है इन गैसेज के वेपर बनने में क्या होगी, लेस एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, वीक फोर्सेज होने के कारण इसकी जो लिक्विफिकेशन है वो आसानी से नहीं होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। कहता है जैसे जैसे साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा जिसके कारण जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। एज रिजल्ट कहता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे उस दौरान जो नोबल गैसेज है वो आसानी से क्या होती जाएंगी, लिक्विफाई होती जाएंगी, बिकॉज उस दौरान जो वंडरवॉल फोर्सेज है वो क्या होती रहेंगी, इंक्रीज़ होती रहेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी कि जो नोबल गैसेज है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं या नहीं होती हैं। कहते हैं जो नोबल गैसेज है वो सिर्फ स्लाइटली सॉल्युबल होती है, पानी के अंदर थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी होती है, बट इनकी सॉल्युबिलिटी जर्नल से इंक्रीज होती रहती है जब हम हीलियम से रेडॉन की तरफ को डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। कहते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है नोबल गैसेस की पानी के अंदर वो किस वजह से होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होती है। बिकॉज कहता है जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है, मीन्स उसमें चार्ज सेपरेशन होती है, जैसे आपको यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जबकि दोनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कहता है ये किसके नज़दीक जाएगा, नोबल गैसेस के नज़दीक जाएगा, उस ये नोबल गैसेस में भी क्या कर देता है, चार्ज को इंड्यूस कर देगा, उसमें भी चार्ज सेपरेशन कर देगा। एज रिजल्ट कहता है जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी सिमेट्री खराब हो जाती है। तो उस दौरान कहता है उसमें क्या होगा, जो डाइपोल है इंड्यूस हो जाएगा नोबल गैसेस के एटम के अंदर भी, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगी, इसके डाइपोल दूसरे के इंड्यूस डाइपोल के बीच में क्या होती है, इंट्रैक्शन लगती है। तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर नोबल गैसेस की वो हो जाती है। कहते हैं जो नोबल गैसेस हैं इन फोर्सेस के कारण पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे जैसे जो साइज़ है नोबल गैस एटम का वो इंक्रीज होता रहेगा उतनी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन उसमें इंक्रीज होती रहेगी। मीन्स जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी उसमें पोलराइज होने की पावर ज़्यादा होगी, उतना आसानी से उसमें जो डाइपोल है वो इंड्यूस हो जाएगा एंड उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ लगाएगा। एज अ रिजल्ट कहता है जो सॉल्युबिलिटी होती है नोबल गैसेस की वाटर में इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, मूव होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस कि जो नोबल गैसेस है वो कैसे प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहते हैं जो सभी नोबल गैसेस है वो कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, ना ही उनका कोई कलर होता है, ना ही उनकी कोई स्मेल होती है, ना ही उनका कोई टेस्ट होता है। एंड जो सभी नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक एक सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एंड पानी के अंदर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि जो नोबल गैसेज है वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। इन जर्नल कहता है जो नोबल गैसेज है वो रिएक्टिव नहीं होती है। कहता है इनकी इनर्टनेस के कारण ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो शो नहीं करते। कहते हैं यहाँ पे रीज़न क्या होते हैं कि जो नोबल गैसेज है उसकी क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आउटर मोस्ट शेल की, दैट इज़ NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण ये रिएक्टिव नहीं होती हैं।
नेक्स्ट दूसरा रीज़न क्या है कि जो नोबल गैसेज है उनमें आयनेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाई लगती है। एज रिजल्ट कहता है वो केमिकल रिएक्टिविटी को शो नहीं करेंगे बिकॉज इतनी ज़्यादा आयनेशन एनर्जी उसको आसानी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज कहता है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है नोबल गैसेज की वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर नहीं होती, जिसके कारण कहता है जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी या फिर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू शो होती है। देयरफॉर कहता है उसमें ना ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बिफोर 1962 कहता है ये माना जाता था कि जो नोबल गैसेज है वो कंबाइन नहीं होती, वो बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती, उनका कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है। बट इन मार्च 1962 नील बैटलेट ने नोटिस करा कि जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो क्या करता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो कहता है जब कंबाइन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ उस दौरान क्या मिलता है, हमारे पास रेड आयनिक कंपाउंड मिलता है जो किसका होता है, डाई ऑक्सीजनल हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनेट 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर शो होता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म होता है। जब कहता है हमारे पास क्या होगा, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। कहता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 से O2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ना वो कहता है जो ऑक्सीजन एंड जीनॉन है ये दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, सिमिलरिटीज़ होती है। जैसे कहता है दोनों की जो आयनेशन इंथैल्पी है नियॉन गैस की कितनी होती है, 1170 किलो जूल पर मोल होती है, वो फेयरली क्लोज होती है, नज़दीक होती है ऑक्सीजन के। जैसे कहता है ऑक्सीजन के अंदर भी हमारे पास जो आयनेशन इंथैल्पी है सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कितनी लगती है, 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दोनों में की जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, क्लोज वैल्यू शो हो रही है। नेक्स्ट इज कहते हैं जो मॉलिकुलर डायामीटर होता है ऑक्सीजन का एंड एटॉमिक रेडियस होता है जीनॉन का, वो भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दैट इज़ 4 आर्मस्ट्रॉन्ग उसका डिस्टेंस होता है। कहता है इन अजम्पशन के बेसिस पे जो बार्लेट है उसने क्या करा, रिएक्ट करा कि जो जीनॉन एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो भी गैस फेज के अंदर रिएक्शन शो करके क्या देंगे, ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड देंगे। दैट इज़ कहता है वहाँ पे हमारे पास इस कम्प्लेक्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहता है जब हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है इस कंपाउंड की, वहाँ से हमें क्या शो होता है कि जो जीनॉन है वो टोटली इनर्ट नहीं है, दैट मीन्स वो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी को शो करता है। आफ्टर दिस नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ जीनॉन आर प्रिपेयर्ड, कहता है इसके बाद जीनॉन के और भी ज़्यादा कंपाउंड है वो क्या हुए, प्रिपेयर हुए। तो कहता है यहाँ से हमें ओवरऑल क्या पता चलता है, कहता है फर्स्ट उसने क्या करा, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कराई। उस दौरान उसने क्या नोटिस करा कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होकर O2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर जा रही है। कहता है यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसकी ये दो सिमिलरिटीज़ है वो जीनॉन जैसी शो करता है, जीनॉन के सेम उसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ है। कहता है अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो सकती है दैट मीन्स जो जीनॉन है वो भी कम्प्लेक्स बना सकता है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। उसके बाद कहता है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ उसने जीनॉन की रिएक्शन करवा के देखी। जब उसने जीनॉन की रिएक्शन शो करवा के देखी उस दौरान उसे क्या मिला, ऑरेंज येलो कलर का ये वाला कम्प्लेक्स मिला। दैट मीन्स कहता है यहाँ से उसे क्या पता चला कि जो जीनॉन है वो भी क्या कर सकता है, रिएक्शन शो कर सकता है, वो कम्प्लीटली इनर्ट है, नहीं होता। कहता है इसकी डिस्कवरी के बाद काफ़ी सारे और कंपाउंड है जीनॉन के वो भी क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए। कहते हैं जो रीसेंट स्टडीज़ हैं वहाँ से हमें क्या शो होता है कि ये जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ कहता है हमारे पास जीनॉन फ्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड Pt प्लैटिनम 2F11 के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कहते हैं जो नंबर ऑफ जीनॉन के कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस हो चुकी है एंड जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास क्रिप्टॉन के वो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट उनकी अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, वो कम मात्रा में हमें उनके कंपाउंड मिलते हैं। कहता है सिर्फ हमारे पास जो डाईफ्लोराइड है क्रिप्टॉन का उसकी स्टडी हो चुकी है डिटेल के अंदर, जबकि कहता है जो कंपाउंड है रेडॉन के वो आइसोलेट नहीं होते बट उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि रेडॉन डाईफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट कहता है उसको हम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते जिसके कारण उसकी जो स्टडी है वो नहीं हुई है। बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक से हमें इसके बारे में पता चला है, जबकि कहता है कोई भी ट्रू कंपाउंड है हीलियम का, नियन का, आर्गन का अभी तक नहीं पाया गया है। जैसे आपको टेबल नंबर 24 के अंदर शो करा है कुछ स्टेबल कंपाउंड जीनॉन के। कहता है जो जीनॉन है ये सभी कंपाउंड बनाता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। नेक्स्ट इज कंपाउंड ऑफ जीनॉन, कि जीनॉन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीनॉन फ्लोराइड के बारे में। कहता है जो जीनॉन है कॉमनली 3 टाइप के फ्लोराइड बनाता है, दैट इज जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन
जीनोन हेक्साफोल्डाइड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीनोन डाइफोल्डाइड। कहता है जीनोन डाइफोल्डाइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब हम जीनोन एंड फ्लोरीन दोनों की मॉलिक्यूल रेशो 2:1 में दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं। उस मिक्सचर को सील्ड निकल वेसल के अंदर रखते हैं एंड 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर के ऊपर इसकी रिएक्शन कराते हैं। कहता है उस रिएक्शन मिक्सचर को ठंडा करने से हमारे पास एक कलरलेस सॉलिड मिलता है जीनोन डाइफोल्डाइड का। जैसे आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी शो करी की है, जब जीनोन एंड फ्लोरीन 2:1 में कंबाइन होंगे निकल वेसल के अंदर, उस दौरान 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर के ऊपर रिएक्शन करा के हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, जीनोन डाइफोल्डाइड की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।